हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जहां पर हम बात कर रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक आपकी 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करवाते हुए तैयारी, जिसमें हम बहुत ही डिटेल्ड और एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन कर रहे हैं हर एक चैप्टर का। सिंगेज जो ये पैकेज है मैथमेटिक्स का, ये 5 बुक्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छे से हम हर एक चैप्टर को कर रहे हैं और बहुत डिटेल्ड मैनर में हम हर एक चैप्टर को कर रहे हैं। उसकी थ्योरी, उसके कंसेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स और बेशक उसकी एक्सरसाइजेस और जेईई एडवांस्ड में आए गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्कल्स चैप्टर के अभी हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं जेईई एडवांस्ड में आए हुए। बहुत अच्छे से हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम केटर कर रहे हैं। सिंगल, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप और इसी तरीके से न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी। एक एक करके हर एक चीज़ समझेंगे और रिकॉल करेंगे और आपको ये यकीन, फेथ या ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप बेसिक से सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ते हो तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, ये सारी बातों के साथ ये ज़रूरी बात कि हम ये सारी चीज़ें आपको करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग बोर्ड्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको तैयारी कराते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन हमारा नहीं होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। अब देखते हैं ज़रा कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं आज के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है पहले इसे ध्यान से देखते हैं और समझते हैं और क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये जेईई एडवांस ने 2013 में क्वेश्चन पूछा था, तो बिल्कुल ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम समझेंगे। और एक और ज़रूरी बात कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है सर, ये कैटेगरी है आपके पास मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट की कैटेगरी में। क्वेश्चन समझना सबसे पहला मोटिव या इंटेंट होना चाहिए। तो कह रहा है सर्कल या सर्कल्स, हमें नहीं पता, touching the x-axis at a distance of 3 units from the origin। origin से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे सर्कल है जो x-axis को टच कर रहा है। having an intercept of length 2/√7 on the y-axis। having the length of the intercept 2 times √7। सर सारी बातें करेंगे, मैं एक बेसिक सा सिनेरियो आपको देने की कोशिश करता हूँ कि देखो, मान लो ऐसा कभी है, ये आपका लेट्स से y-axis है, ये लेट्स से आपका क्या है भाई, वाई एक्सिस है ना, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर है एक्स एक्सिस। ये मान लो मैंने बनाया एक्स एक्सिस और इसी तरीके से मैं बना लेता हूँ वाई एक्सिस भी। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसे, है ना। तो ये हो जाता है क्या भाई आपका, ये हो जाता है आपका सर वाई एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं सर। अब एक छोटी सी बात मेरी आपसे ये कहनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। एक रैंडम सा सर्कल बना रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सिनेरियोस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। एक रैंडम सा सर्कल हम बनाना चाह रहे हैं जो इस तरीके से है कि सर वो एक्स एक्सिस पर तो आपको जो टच कर रहा है वो कहाँ टच कर रहा है, 3,0 पर। एक्स एक्सिस पे 3,0 पर। यही बात है, प्लीज इस बात को सुनना, यही बात इस तरीके से भी हो सकती थी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा था। देखो अभी भी ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ भी तो हो सकता था सर। देखो -3,0 ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को टच करना और वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट, और ऐसा का ऐसा काम आपका 4th क्वाड्रेंट में भी हो सकता था। मैं तो बस एक सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ कि मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा होता तो क्या होता, हम बात कर लेंगे फिर जो भी बनेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, हम जो भी सिनेरियो बन रहा होगा वैसी बातें कर लेंगे, बट फिलहाल मैं ऐसा मान लूँ क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सॉल्व कर लें, ऐसा का ऐसा 2 जगह 3 जगह और सोच लेंगे। ठीक है सर, आपकी बात मान ली। तो ये पॉइंट क्या रहा सर, ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर। तो अभी फिलहाल हमारे केस में ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है सर। और क्या कहना चाह रहे हो, ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है, इसकी लेंथ कितनी आ रही है सर, इस इंटरसेप्ट की जो लेंथ है सर, ये जो इंटरसेप्ट बना ना आपका, इसकी लेंथ आती है 2 टाइम्स √7। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ सर, सर्कल का सेंटर कहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो लेट्स से ये सर्कल का सेंटर है। अब मैं एक बहुत खास बात जो आप सभी को सोचकर बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ऑफ कोर्स सर ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, ये आपकी क्या हो जाएगी इसकी रेडियस भी। क्या इसे मैं रेडियस कह सकता हूँ बिना ज़्यादा आपत्ति लिए किसी भी बात की, तो सर ये हो जाएगी आपके सर्कल की रेडियस। बाय द वे, इसकी जब आपने रेडियस निकाली तो रेडियस कितनी आई सर, इसकी रेडियस को लेके मेरा ओपिनियन है कि अभी तो मुझे नहीं पता, पर ये जो लेंथ है ये लेंथ रेडियस होगी। क्यों, क्योंकि सर्कल के सेंटर से आपने इसकी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। बहुत बढ़िया, ये आपका क्लियरली क्या है सर, ये आपका एक्स एक्सिस है
और ये आपका क्लियरली वाई एक्सिस है। अभी अभी बस हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, वी आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड इट इज वेरी वेरी वेल सेड दैट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो इन्वेस्ट सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वेल। आप प्रॉब्लम समझिए, आपको दिख जाएगा, पता है प्रॉब्लम समझते समझते दिख जाएगा कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा और कैसे निकालना है, क्लिक कर जाएगा अगर आपने सारे बेसिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो। मेरा कहना है सर, मुझे एक हिंट और दिखाई दे रही है, शायद आप नोटिस नहीं कर रहे हो, बट वो हिंट है कुछ ऐसी कि अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर लेते, अगर आपने इन दोनों को कनेक्ट किया होता, मैं इसे फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। मेरा आपसे कहना है कि अगर आपने इन दोनों को कनेक्ट किया होता तो आपको एक बड़ी मज़ेदार सी बात दिख रही होती। क्या बात दिख रही होती? अब सुनिएगा ध्यान से। सर आप ये नहीं जानते हो क्या कि ये जो सर्कल के सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। और ये जो कॉर्ड है जो कि y इंटरसेप्ट इसकी लेंथ है 2√7, तो ये जो एक साइड है इसकी लेंथ कितनी है सर? ये है √7। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई तकलीफ तो नहीं है सर? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में मुझे एक कोऑर्डिनेट तो पता है अभी फिलहाल 3, इसका y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, सोच के बोलिएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर या तो आप मुझे ये लेंथ दे दो या फिर आप मुझे ये लेंथ दे दो, कुछ तो बताओ सर, कुछ तो हेल्प करो इसके थ्रू। तो ठीक है सर, वो निकाल लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या आप मुझे या तो ये लेंथ या ये लेंथ दे सकते हो, शायद उससे मैं कहीं तक पहुंच जाऊं। तो बस आपको बस वहीं से सोचना है और वहीं से क्वेश्चन को वर्कआउट करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सोच ली है। फिर जैसा भी हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे, जैसे भी हम रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, रेडियस तो सेम रहने वाली है, उसे यहाँ यहाँ और यहाँ सेंटर को शिफ्ट करके सोच लेंगे। तो काफ़ी सारा डेटा आपके सामने है, ये हर एक चीज़ हमने सोचना सीखी है। बस अब आपको सोचकर मुझे बताना है कि सर हम कैसे इस पॉइंट को फिगर आउट करेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कैसे निकालेंगे भाई। एनीवन हैविंग एनी थॉट्स, एनी अप्रोच, एनी आइडिया कि सर कैसे सोचेंगे? देखो आपको एक चीज़ पता है, अगर आप सोच पाओ तो आपने नोटिस किया स्क्रीन पॉज करके कि हाँ सर अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं और ये डिस्टेंस निकालूं तो क्या आपको नहीं दिख रहा है दोनों इक्वल हैं? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और अगर ये रेक्टेंगल है तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है। और आपने 3 लिखा भी तो था, आपको हिंट दी गई थी भाई। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है सर? ये है 3। आप प्लीज़ इस बात को ध्यान से सोचिए, ये आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, दिस इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल यू हैव। ऐसे मैं कहूँ लेट्स से सी, इसे मैं कहूँ लेट्स से ए, और इसे मैं कहूँ लेट्स से बी। तो ये जो ए बी सी आपका ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जिसमें आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है। क्या आप हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल सकते? कोशिश करते हैं सर। अगर मैंने हाइपोटेन्यूस निकालना चाहा तो कितना आ रहा है? गौर से देखो, √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 7 16, 16 का √4। तो ये जो लेंथ आ रही है AC वो कितनी आ रही है? 4। सर अगर AC इसकी रेडियस है तो अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कह लूँ D, तो क्या AC और AD इक्वल लेंथ के नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि AC और AD दोनों ही रेडियस हैं। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, यानी O से B तक की डिस्टेंस। तो कहना है इसे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,4। आप सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,4 और इसकी रेडियस हो गई 4। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने इसे इस क्वाड्रेंट में माना होता तो ऐसा, सेकंड क्वाड्रेंट में माना होता तो आप सोच पा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में। बस अब आपको सेंटर से खेलना है, रेडियस तो 4 फिक्स्ड है, तो आपको अब सर्कल इमेजिन करना है 3,4 सेंटर पे, है ना। तो एक सर्कल तो क्या बनेगा सर? 3,4 सेंटर लेते हुए, जिसकी रेडियस क्या है? 4, है ना। एक क्या बन जाएगा सर? x नेगेटिव हो जाएगा, y अभी भी पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे रेडियस 4। एक ये हो सकता है कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आप चले जाओ, x और y दोनों नेगेटिव बट रेडियस 4। एक क्या बन सकता है सर? आपके पास ये सिनेरियो बन जाए कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ x तो पॉजिटिव हो लेकिन y नेगेटिव हो बट रेडियस अभी भी 4। क्या आप चारों सिनेरियोज में सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो? क्यों नहीं लिख सकते सर? कोशिश करते हैं। यहाँ जब लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे भाई? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर विच इज कितना? 16। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इसी बेसिस पे इनको भी हम सोच लेते हैं। मेरा कहना है बस यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, यहाँ भी प्लस माइनस लगा दो, जो केसेस बन रहे हैं वो आपके आंसर होंगे। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो क्या? मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिए, बड़ी सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स। देखो भाई, पहला कंक्लूजन सुनिएगा, है ना। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा सर? यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा y स्क्वायर, ठीक है क्या? बिल्कुल सर। अब क्या मिलेगा? देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सुन रहे हो क्या सर? 16 से 16 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 9। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो भी फिक्स्ड होगी क्या? 9। बहुत ध्यान से सुनना। अब जो बात मिलने वाली है वो क्या? -3। अब सीधी सी बात है सर, ये क्या चाहिए? 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा सर? यहाँ पे मिलेगा -6x। आप समझ रहे हो क्या?
ये क्या चाहिए 4, तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्या मिलेगा -8x इज इक्वल टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ दोज सर्कल्स विच आर नीडेड. क्या अब बस इसे देखकर आप बाकी चीज़ें सोच सकते हो? आई होप अब आप इसे देखकर बाकी चीज़ें सोच सकते हो, बार बार पूरी प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं है. जैसे मेरी बात सुनना, आपको एक और चाहिए ना इक्वेशन, तो अगली इक्वेशन क्या होगी सोच के देखो. सर x² और y² तो मिलना तय है ना. -3,4, तो कहना है इसे, उसके लिए मुझे लेना होगा +6x और -8x और वापस क्या +9. आप समझ रहे हो ना, क्योंकि 3, 4 और 9, तो रेडियस अगर 4 है तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर बचेगा 4. आप मेरी बात समझ पा रहे हो. सेंटर चाहिए -3 -4, तो इन दोनों को पॉजिटिव कर देंगे, तो वो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? वो हो जाएगा x² + y² + 6x + 8x + 9 = 0. सर x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? x² + y² -6x + 8x + 9. टेक्निकली इसका सारा पार्ट सेम रहा, बस सेंटर्स को चेंज करने की बजाय एक बार दोनों नेगेटिव, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव. मैंने यहाँ 8x लिख दिया है, रियली सॉरी. इसको आप क्या लिखेंगे? 8y. आई थिंक क्या चीज़ें आसान हैं. अब देख लो भाई कौन कौन से ऑप्शंस हैं. क्या आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई? क्या आपको अच्छे से ये चारों इक्वेशंस बनते हुए दिखी? अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है. मुझे तो 6, 8 और 9 में इंटरेस्ट है. 6, 8 और 9 और सारे कॉम्बिनेशन चलेंगे. 9 पॉजिटिव रखते हैं, 6 और 8 के नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कॉम्बिनेशन चलेंगे. तो बस अब आप देख लो और मुझे बता दो इनमें से देखकर कौन सा आंसर आप मार्क कर रहे हो. सर बहुत सारी चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट हो जा रही हैं, क्योंकि इस 7 से हमें कुछ लेना देना नहीं है. तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हट गए. अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को आप देखें तो हाँ सर 9 पॉजिटिव है, बढ़िया. और 6 और 8 के तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बन ही सकते थे, तो ए और सी दोनों हम ले लेंगे. क्या आपको एक क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ आया? एंड डिड यू अंडरस्टैंड? ये एग्जाम बहुत टफ एग्जाम नहीं है, कितनी आसान एग्जाम है. पर हाँ उसने रखा है इसे कौन सी कैटेगरी में? MSQ में. MSQ मल्टीपल सेलेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस. तो यहाँ पर हो सकता है आप सिर्फ ए देख के खुश हो जाते, ये वाला सोच ही नहीं पाते. तो सिनेरियो सोचना होगा कि यहाँ 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 कहीं भी वो बन सकता था. बहुत टफ तो नहीं था ये क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था तो मुझे आप थोड़ा यकीन, फेथ और दिलाइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके, जो कि आप करने वाले हैं. कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखिए भाई, मैं अगेन हिंट दूंगा, मैं हेल्प करूंगा, ट्राई आपको ही करना है. अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं सर आप रुक जाओ, हम ट्राई करना चाहेंगे JEE एडवांस का 2014 में पूछा गया क्वेश्चन खुद से आपके समझाए बिना, तो बिल्कुल आप स्क्रीन पॉज करके स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं. मुझे आप प्ले और पॉज अपनी इच्छा के मुताबिक कर सकते हैं, पर उसके बाद प्ले होने के बाद मुझे क्या करना है मुझे ही डिसाइड करना है. पर प्ले और पॉज आप कर सकते हैं. इसका फ़ायदा ये होगा कि आप क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करिए, पहले आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए. सर इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखो भाई, एक सर्कल है S, एक सर्कल है S जो पास होता है पॉइंट 0,1 से. एक सर्कल है S जो पास होता है पॉइंट 0,1 से. ठीक है सर, देख लेंगे इस बात का क्या मतलब है. एंड इट इज ऑर्थोगोनल टू दिस इन दिस सर्कल. इन दोनों सर्कल्स को आप गौर से देखिए. सर देखो ध्यान से, इन दोनों सर्कल्स को अगर मैं देखूं तो इसका सेंटर है क्या? 1,0, इसका सेंटर है 0,0. इसकी रेडियस है 4 और इसकी रेडियस है 1. आप सुन पा रहे हो? अगर मैं थोड़ा डायरेक्टली ही अच्छे तरीके से प्लॉट करना चाहूं तो मैं आपसे सारी बातें छोड़ के पहले इनको थोड़ा बस प्लॉट करना चाह रहा हूं. तो मैं प्लॉट करते वक्त क्या करूंगा सर? मैं कहूँगा एक्स एक्सिस है, बिल्कुल है ना. अब एक्स एक्सिस में आपको क्या मिलेगा सर? एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसी तरीके से आपके पास क्या होगा? वाई एक्सिस है ना. वाई एक्सिस को भी हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो ये वाई एक्सिस आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका वाई एक्सिस. कोई दिक्कत तो नहीं है. अब सर सर्कल्स की बात कर लो आप. एक सर्कल है सेंटर पर सिचुएटेड, ओरिजिन पर सिचुएटेड, जिसकी रेडियस है 1. तो ये तो बड़ा आसान सा सर्कल है जो हम बना लेंगे इजीली. इसमें तो किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी. सर एक और सर्कल है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? 1,0 पर. इसका सेंटर है 1,0, मतलब यहाँ पर. आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर. और इसकी रेडियस कितनी है सर? इसकी रेडियस है 4. इसकी रेडियस कितनी है? 4. अगर इसकी रेडियस 4 है और इसका सेंटर यहाँ है, आप समझ पा रहे हो, तो ये सर्कल कैसा हो जाएगा सर? ये सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका सेंटर ही यहीं है, इसका सेंटर ही यहीं है, और ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा जितना मैं सोच पा रहा हूँ. अब मेरा बस आपसे ये कहना है, आई होप ये दोनों बातें आप समझ पाए, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल. मेरा बस आपसे ये पूछना है कि आप मुझे ये जानने में हेल्प कर सकते हो कि अगर मुझे एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि इन दोनों सर्कल्स पर ऑर्थोगोनल है. सर जितना मुझे आता है सर, ये सारी बातें छोड़ो आप, तो ये सारी बातें छोड़ो आप, तो सीधे पॉइंट पर आओ. मैं जितना लाइफ में जानता हूँ सर, जितनी बातें मैंने समझी, अगर एक सर्कल किन्हीं 2 सर्कल्स पर ऑर्थोगोनल है तो वो उन दोनों सर्कल्स के
वो उन दोनों सर्कल के, बाय द वे बस ऐसी डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये है 1 है ना, ये है 1 और ये होगा 1, तो ये हो गई डिस्टेंस कितनी 2, तो 3 4 और थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा, तो आप चाहते तो इसे थोड़ा और बड़ा बना सकते थे, बट ऐसी बस एक हल्का सा मैं आइडिया लेना चाह रहा हूँ। अब मेरी इस बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस बात को भूलिए, आप बस एक कंसेप्ट पर आइए जो हमने डिस्कस किया था सर, कि अगर आपके पास 3 सर्कल्स हैं S1, S2 और S3, और अगर आपसे कोई कहे कि S1 और S2 आपस में परपेंडिकुलर है और S1 और S3 आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब जो S1 सर्कल है वो S1 जो सर्कल है वो S2 और S3 पर ऑर्थोगोनल है, तो हम ये हमेशा से जानते आए हैं सर कि S1 जो सर्कल है इसका जो सेंटर होगा, याद करो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, S1 जो सर्कल है इसका जो सेंटर होगा, उसका जो लोकस होगा वो हमेशा इसके और इसके रेडिकल एक्सिस पर होगा। आप भूल तो नहीं रहे हो, हमने रेडिकल एक्सिस में बहुत डिटेल में ये कंसेप्ट बहुत बार डिस्कस किया था कि सर किन्हीं भी 2 सर्कल्स का जो रेडिकल एक्सिस होता है उस पर उस सर्कल का सेंटर लाई करता है जो इन गिवन सर्कल्स पर ऑर्थोगोनल हो, इन पर परपेंडिकुलर हो। आपको कुछ क्लिक किया? अगर नहीं किया तो सारी बातें छोड़ दो। क्या मैं इन दोनों सर्कल्स पर एक ऐसा सर्कल ढूंढ सकता हूं जो परपेंडिकुलर है? मैं ढूंढूं या ना ढूंढूं सर बात की बात है, पर मैं ये ज़रूर पता कर सकता हूं कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर मुझे अगर पता करना है, एक ऐसा सर्कल जो कि इन दोनों पर ऑर्थोगोनल है, उसका सेंटर इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा। क्या आपको याद है ये बात? और सर अगर ये सर्कल है मान लो S1 और ये सर्कल है S2, तो इनका रेडिकल एक्सिस इज गिवन बाय, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आई होप यू ऑल हैव नॉट फॉरगेटन दिस। और अगर आपने भूला नहीं है तो सर इसी बात से कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे सोचनी है। सर S1 क्या आएगा? देखो भाई ध्यान से, S1 जो आएगा इससे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा x² + 1 है ना, माइनस 2x + y² है ना, और ये 16 को भी इधर ले आए तो हो जाएगा कितना, 1 में हटा लेता हूँ, तो 16 - 1 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x² - 2x + y², और यहाँ पे दिखा था 1, 16 इधर आया तो 1 के कारण 16 कितना हो गया भाई, -15। कोई दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल टू 0। ये आपका S1 है, S2 है, जो भी आपको मानना है। और आपका जो दूसरा सर्कल है वो है x² + y² - 1 इज इक्वल टू 0। अब जब आप S1 - S2 लिखेंगे तो मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं कि सर x² और y² कैंसिल है ना। अब क्या बचेगा, -2x -15 -1 यानी -15 + 1, तो कितना हो जाएगा सर? ये क्लियरली हो जाएगा -15 + 1 यानी -14 आई बिलीव है ना, -14। और सर यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें, मतलब सीधी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाती है x + 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ सर आपका? ये हो जाता है आपका रेडिकल एक्सिस। ये क्या बन जाता है सर आपका? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस का मतलब है वो सर्कल जो कि इन दोनों पर ऑर्थोगोनल है, उसका सेंटर इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, जिसे मैं और आसान भाषा में लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -7। और इसे देखकर आप खुद ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि सर ये वो स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है सर। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, अब मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ आपसे। एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड हो गया ना। अब अगर इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड हो गया है तो बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच के बता दो कि अगर वो 0,1 से पास होता है, तो एक कंडीशन तो यहाँ से, दूसरी कंडीशन इस बात से कि सर इन दोनों पर अगर वो ऑर्थोगोनल है तो वहां से, इन दोनों के थ्रू आप उसकी रेडियस निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको 2 कंडीशंस मैंने देने की कोशिश की है, आपको 2 बड़ी बेसिक सी, आसान सी, डायरेक्ट सी बात मैंने कहने की कोशिश की है। इन दोनों कंडीशंस को अगर आप अप्लाई कर लें तो इस क्वेश्चन को आप आंसर बहुत आसानी से निकाल देंगे। पहले तो अगर ऑफ कोर्स हम जान गए हैं कि सर ये जो लाइन है इस पर वो लाई करता है, और यहाँ से अगर मैं 0,1 की डिस्टेंस निकालूं, ये जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू -7, इसके साथ अगर मैं एक y कोऑर्डिनेट कुछ भी एक वेरिएबल मान लूँ, लैम्डा के कुछ भी, वहाँ से अगर 0,1 की डिस्टेंस निकालो तो वो आपकी एक रेडियस हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? लेकिन सर रेडियस निकालने का तो एक और तरीका हम जानते हैं, कौन सा सर? कि सर अगर मैं इससे, अगर इसकी टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो वो भी तो रेडियस होती है सर। आप सुन रहे हो क्या? मैं फिर से दोहराता हूँ आपसे, काम की ज़रूरी बात, बहुत बेसिक सी इंपॉर्टेंट सी बात, सुनना ध्यान से। पहले तो ये सुनना, x इज इक्वल टू -7, अगर मैं मान लूँ कि इस सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट है ये -7, क्योंकि वो इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ लैम्डा। तो जो इन पर ऑर्थोगोनल है ना, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, जो इन पर ऑर्थोगोनल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ -7, लेट्स से लैम्डा। कोई तकलीफ तो नहीं है सर? अब चूंकि वो सर्कल जो है वो आपका 0,1 से पास होता है,
तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी रेडियस होगी, तो डिस्टेंस निकालते हैं। -7 - 0, 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 49। कोई तकलीफ तो नहीं है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, -7 - 0 यानी 7 का स्क्वायर कितना 49, प्लस लैम्डा -1 का स्क्वायर, तो लैम्डा -1 का स्क्वायर भी हम कर देते हैं, और इसका क्या लेंगे आप अंडर रूट। ये आपके अकॉर्डिंग क्या होती है सर रेडियस, मान ली आपकी बात, ये आपके अकॉर्डिंग क्या होती है रेडियस। लेकिन एक और तरीका हो सकता है रेडियस निकालने का, कैसा, प्लीज इस बात को सुनो। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, क्या मैं इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? सर क्या मैं इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? कोई थॉट, कोई अप्रोच जिससे हम सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें? इस क्वेश्चन में अगला थॉट जो निकल कर आता है, इस बात को ध्यान से सुनो। सर जब सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, आप इस बात को समझो, जब सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे तो होगा क्या, जैसे एक ये सर्कल है ऑफकोर्स है, और एक और सर्कल मैं मान लेता हूँ यहीं कहीं, जैसे कि लेट्स से ये रहा, बस मुझे ऑर्थोगोनली उसको इंटरसेक्ट करवाना है, तो क्या यहाँ पर ऑर्थोगोनली कर रहे होंगे, जैसे एक टेंजेंट ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, थोड़ा सा और करीब लाते हैं, तो एक ये टेंजेंट हो रही होगी, एक ये, थोड़ा और करीब लाते हैं, होपफुली अब हो जाना चाहिए, नहीं आई थिंक अब बन जाएगा क्या, एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, थोड़ा और अंदर लाना होगा, शायद मैं इसे और बढ़ा दे रहा हूँ। एक आइडियल डिस्टेंस होगी जहाँ पे ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना। मैं बस बना लेता हूँ कि ये ऑर्थोगोनली यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। मान लो एक टेंजेंट तो ये रही आपकी, सुन रहे हैं क्या आप लोग, आई होप आप समझ पा रहे हो, और एक टेंजेंट आप मान लो ये रही, बस मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि एक टेंजेंट रहेगी लेट्स से ये, है ना। और इन दोनों टेंजेंट्स की खास बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या है भाई, परपेंडिकुलर। ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि बस क्या है भाई, परपेंडिकुलर। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? मान लो बस, है ना, बस ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, वो बनाने में बहुत मेहनत लग जाएगी इसलिए। अब जब भी ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो कि अगर दो सर्कल्स आपके ऑर्थोगोनल हैं, तो आप खुद ये बात ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि सर जब इस सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से, वो मुझे बनाना ही होगा, उसके बिना मैं नहीं समझा पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा वक्त आप दीजिए और मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर्ली ड्रॉ करके आपको प्रूव करता हूँ, क्योंकि उससे ना आप बहुत अच्छे से ये बात समझ पाओगे, आपको ये बात हमेशा याद रहेगी और उससे ये बात आप हमेशा अप्लाई कर पाओगे। मेरा जो कहना है इसे ध्यान से सुनिए, मेरा आपसे महज इतना सा कहना है कि पहली बात तो इन सर्कल को ऐसे डिस्टेंस पर रखना होगा कि ऑर्थोगोनल हो जाए। आई थिंक अब हो रहे हैं क्या, होपफुली 1 और 2 होना चाहिए, है ना। जैसे कि ये अगर टेंजेंट है, मान लो एक टेंजेंट तो आपकी ये है ना, एक टेंजेंट तो हमने बनाई ये, ठीक है क्या, आई थिंक ठीक है, और एक टेंजेंट जो मैंने बनाई वो है ये, है ना। अब सर अगर आप इन दोनों टेंजेंट्स को देखोगे तो ये दोनों टेंजेंट्स आपके 90 डिग्री पर हैं, मोटा मोटा अगर देखो तो। मेरा आपसे ये कहना है कि सर अगर इस सर्कल के सेंटर को ढूंढो, तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं है, मान लो यहीं क्यों है, बस बात करेंगे। इस सर्कल के सेंटर से जब इसकी टेंजेंट पर, इस सर्कल की टेंजेंट है, इस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये हो जाएगा। अब आप काम की बात सुनो, बहुत काम की बात, इस सर्कल के सेंटर से जब किसी दूसरे सर्कल पर, इस सर्कल के सेंटर से जब किसी दूसरे सर्कल पर अपने टेंजेंट ड्रॉ की, तो इस सर्कल की रेडियस हुई। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, तो इन्होंने काफी सारी चीजें हमारे फेवर में ला दी। क्या बात है फेवर में ला दी? सुनना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये अगर सर्कल है लेट्स से S1 और ये सर्कल है S2, है ना, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर्कल S1 के सेंटर C से, है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेंजेंट, है ना, ड्रॉन फ्रॉम C, है ना, टू विच सर्कल, टू द सर्कल, कौन सा वाला सर, टू द सर्कल S2 विल बी इक्वल टू क्या सर, लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उसकी लेंथ जो है सर वो इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, वो इस सर्कल S1 की रेडियस के इक्वल होगी। दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल S1। डू यू ऑल गेट माई पॉइंट? आप खुद सोचो सर, ऐसा होना तय है, ये तो तय बात है ना। ये क्यों तय बात है? क्योंकि आप समझो, ये आपका सर्कल है S1, इसका सेंटर है C, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसकी टेंजेंट पर, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसकी टेंजेंट पर, उसकी रेडियस हुई। तो ये जो है पॉइंट लेट्स से C और ये पॉइंट है A, तो CA क्या हुई सर, रेडियस हुई। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब इस बात को इस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से, कि सर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जहां से मैंने इस दूसरे सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की है, एक पॉइंट है जहां से मैंने इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी सर? हम जानते हैं कि अगर C के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से क्या x1, y1, और सर्कल S2 की कुछ इक्वेशन है, कुछ भी है लेट्स से x² + y² + 2gx + 2fy
प्लस सी, है ना। अगर इसकी इक्वेशन है तो हम जानते हैं √S2, √S2 मतलब सर इस S2 में आप x और y की जगह x1 y1 रख दो, x और y की जगह आप x1 y1 रख दो, तो ये जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। सर ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना, यही आपके इस पॉइंट से ड्रॉ की गई सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ होगी, और जो कि टेक्निकली अभी हमारे लिए है इस सर्कल की रेडियस। आई होप ये सारी बातें आप समझ पा रहे हो, बहुत क्रूशियल स्टेटमेंट है। यही स्टेटमेंट हमारे इस IIT JEE एडवांस के 2014 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इस कंसेप्ट को एज अ फैक्ट याद रखिएगा, बहुत काम का फैक्ट है। अब अगर वापस आए सर इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करने पर तो कैसे सोचना होगा, जरा सोचते हैं। सर थॉट बड़ा आसान सा है। मेरे पास इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि हमने क्या माने थे सर, जो कि हमने माने थे -7, लैम्डा। और इससे जो इस सर्कल पर ऑर्थोगोनल सर्कल है, अब सर इस पर तो दो हैं, ये और ये, कोई सा भी ले लो, तो कोई सा भी ले लो, मुझे छोटा और अच्छा लग रहा है ये ले लो, है ना। तो इस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ, इस पॉइंट, इस सर्कल पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ कहाँ से, -7, लैम्डा से कितनी होगी भाई, जल्दी बताओ सर। S1 का अंडर रूट, तो x की जगह रखा -7 का स्क्वायर 49, y की जगह रखा लैम्डा, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, सो 49 प्लस लैम्डा स्क्वायर -1। आप समझ पा रहे हो क्या? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 49 प्लस लैम्डा स्क्वायर -1। बट ऑफ कोर्स ये आता है आपका अंडर रूट में, ये किस में आता है, अंडर रूट में, तो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ओवर दिस। तो सर ये जो आपके अकॉर्डिंग एक रेडियस आई थी ये, और ये जो आपके अकॉर्डिंग एक रेडियस आई है ये दोनों रेडियस है तो उसी सेम सर्कल की। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो दिमाग लगाते हैं, पहले तो अंडर रूट से अंडर रूट वाले पार्ट कैंसिल, तो जैसे ये वाले पार्ट हटाए तो बढ़ दिया सर, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। आई थिंक सर आप एक और बात नोटिस करो, 49 से 49 कैंसिल, बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर आप चीज़ें सिंप्लीफाई करना चाहो तो मेरे ख्याल से मैं कुछ तो सोच ही लूँगा, ना, तो सोचते हैं सर। ये कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर +1 -2 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर +1 -2 लैम्डा। ये कितना हो जाएगा सर, लैम्डा स्क्वायर -1। आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद दैट। सर लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर हटा दूँ, बिल्कुल हटा देंगे सर, तो ये हटा दिया। अब अगर मैं देखना चाहूँ तो -2 लैम्डा को वहाँ और 1 को यहाँ लाता हूँ, क्या आप देख पा रहे हो? तो जैसे ही -2 लैम्डा को वहाँ पहुँचाए तो 2 लैम्डा उधर गया, 1 इधर आया तो 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है सर, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1। लैम्डा की वैल्यू 1, मतलब इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं सर, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आए -7, 1। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट आए -7, 1, यानी आप एक ऑप्शन तो मार्क कर दोगे। लेकिन अभी सर चूंकि ये आपके किस कैटेगरी के क्वेश्चन है, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो रेडियस भी तो निकालनी होगी। सर इस सर्कल का सेंटर है -7, 1 और इसके पास होने का एक पॉइंट है 0, 1, तो क्या इसकी रेडियस नहीं निकाल सकते? ये 1, 1 फिक्स्ड है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी सर, 7। आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आप रेडियस निकाल लीजिए। उस केस में आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से बता पाएंगे, ज़्यादा सोचे समझे बिना। तो शैलाई से इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं था, बस ये प्रॉपर्टी ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी कि अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें तो इस एक सर्कल के सेंटर से इस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ दूसरे सर्कल पर वो इसी सर्कल की रेडियस के इक्वल होगी। और आई होप ये आप डायरेक्टली आसानी से देख ही पा रहे हो, मतलब इट इज़ वेरी एविडेंट, इट इज़ क्लियरली एपेरेंट कि ये होता है, ये तो ट्रू है ना, अगर हम बड़े बेसिक्स सारे जानते हैं तो। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो मैं मूव करता हूँ आज के फाइनल हमारे लेक्चर के कल्मिनेशन पर, जहाँ बड़ी आसान सी बात आपको याद रखनी है कि ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी सिंगेज बुक के थ्रू, जो कि 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इसके थ्रू आपको 11th और 12th की कंसोलिडेटेड तैयारी करवाई जा रही है। आपको एक अच्छी IIT JEE लेवल की तैयारी, मतलब IIT JEE की तैयारी करवाई जा रही है। लेवल तो छोड़ो, मेंस और एडवांस हम बहुत थरो मैनर में कर रहे हैं। हम हर चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके हर कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसमें दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स करते हैं, और फिर बिल्कुल हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू उनको कंसोलिडेट करते हैं हर कंसेप्ट को, और फिर चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं, जो कि हम अभी सर्कल्स चैप्टर के कर रहे हैं। प्लेलिस्ट सेव करके रखो स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान सा तरीका है। वीडियो में आप जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, तो आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड दिखाई देगा।
तो उससे आपका ये प्लेलिस्ट सेव हो जाएगा, वहाँ सेव एज प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा प्लस साइन पर। तो आप हमेशा सिंक में रहोगे, आपको हमेशा दिखेगा कि कहाँ तक चीज़ें हो चुकी हैं, कितनी हो चुकी हैं, क्या क्या रिलीज़ कर दिया है, आपका कोई बैकलॉग तो क्रिएट नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, यू विल ऑलवेज स्टे अपराइज्ड। और क्या सर, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। आई थिंक चीज़ें आसान है, स्मूथ है, आपको क्लियर है, कोई परेशानी या डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? अगर कुछ है तो कमेंट में लिखना, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट रही तो। और पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना, फालतू चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए, फोकस करिए, अच्छे से वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बस यही एक तरीका है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, और इसी से आसानी से आप कर लोगे, कुछ और ज़्यादा मत सोचना। आई होप आप ये बातें याद रखेंगे। बस एक और छोटी सी गुजारिश है हमारी कि इन्हें और लोगों से आप शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो पाएँ, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिससे कितने सारे स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इसे और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इसे अवेल कर पाएँ। I think that is enough for today. Let's meet in the next lecture with more JEE advanced level questions, where we'll be solving different variety or categories of questions such as matrix match type, linked answer type, numerical answer type. All those categories also will be catering in the upcoming lectures. Share it with your friends and family members. This is the best way for people to get to know about us. And I believe this is enough for today. So let's call it a day here, students. Take a good care of yourself. Thank you so much.